मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग, यानी कि बाज़ार। बाज़ार आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में आज हम यही जानेंगे। तो मार्केटिंग हमारे जीवन का एक चलता फिरता वर्ड है, जिसका हम आए दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। मार्केटिंग शब्द सुनने के बाद आपको सबसे पहले क्या ख्याल आता है? एक आम आदमी सोचता है कि गंजे को कंघी बेचना मार्केटिंग है। जब यही क्वेश्चन मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ तो वह बताते हैं कि मार्केटिंग सेल्स है, मार्केटिंग प्रमोशन है, मार्केटिंग एडवर्टाइज है। पर प्रश्न अभी भी बाकी है कि मार्केटिंग है क्या। आपसे मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि चलिए मान लिया कि आप कंघी बेचते हैं, तो सबसे पहले आप कंघी किसको बेचेंगे? जिसको उसकी ज़रूरत है या जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे गंजे को? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंघी बेचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको खोजेंगे जो कंघी का इस्तेमाल करता है। कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जो गंजा होने के बावजूद भी अपने 3, 4 या 5 बालों को ठीक करने के लिए कंघी का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ, मार्केटिंग कोई चूना लगाने का काम नहीं है। मार्केटिंग है कस्टमर की ज़रूरत को समझना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स को बेचना। यही मार्केटिंग है। सो मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। जो इस बात को समझ गया, अच्छा मार्केटर है, या जो अपनी कंपनी कस्टमर की ज़रूरत को समझकर प्रोडक्ट बनाती है, वो अपनी मार्केटिंग में सक्सेस भी करती है और कमाई भी करती है। किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे एप्पल, एलजी, सैमसंग, रिलायंस, पतंजलि। ये सभी कंपनी एक ही काम करती हैं और वो है कस्टमर की ज़रूरत को समझना और सामान को बेचना। अगर हमें इसकी परिभाषा देनी है तो कुछ इस प्रकार देंगे कि बाजार शब्द से अभिप्राय ऐसे स्थान से लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि जहां वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। यह बाजार का संकुचित अर्थ है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय केवल स्थान विशेष से नहीं होता, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिनमें क्रेता और विक्रेता के मध्य इस प्रकार का स्वतंत्र आदान प्रदान हो कि वस्तुओं के मूल्य में शीघ्रता और स्वतंत्रता के साथ समानता की ओर जाने की प्रवृत्ति भी हो। तो यह बाजार का अर्थ था कि बाजार आखिरकार होता क्या है। अब हम जान लेते हैं कि बाजार आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बाजार विभिन्न तत्वों के आधार पर कई वर्गों में रखे जा सकते हैं। बाजार के कुछ प्रमुख वर्गीकरण जैसे क्षेत्र, कार्य, समय, वैधानिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्थान क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण देखेंगे। स्थान क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकरण 4 प्रकार का है। सबसे पहला पॉइंट है स्थानीय बाजार, यानी कि लोकल मार्केट। स्थानीय बाजार हमारा होता क्या है? यह वे बाजार होते हैं जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति किसी स्थान विशेष तक ही केंद्रित होती है। यानी कि स्थानीय बाजार वह बाजार है जो केवल स्थान तक ही सीमित रहता है और वस्तु के क्रेता और विक्रेता सीमित क्षेत्र में ही निवास करते हैं। जैसे कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी, मछली आदि का बाजार स्थानीय बाजार कहलाता है। इसको हम स्थानीय बाजार कहते हैं, जो केवल हमारे स्थान तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार वे बाजार होते हैं जिसमें वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी बड़े क्षेत्र या प्रांत तक फैले होते हैं। तो ऐसी बाजार का क्षेत्रीय या प्रादेशिक बाजार होता है, यानी कि ऐसे बाजार जो बड़े बड़े क्षेत्रों तक फैले होते हैं, वो बाजार प्रादेशिक बाजार कहलाते हैं। जैसे राजस्थानी लहंगा, पंजाब की चुनरी, ये प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार वह बाजार होता है जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता पूरे देश में पाए जाते हैं, तो ऐसी वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे धोती, साड़ी, चूड़ी
आदि भारत के सभी क्षेत्रों में बेची और खरीदी जाती हैं। इनका बाजार राष्ट्रीय बाजार कहा जाएगा क्योंकि ये पूरे देश में ही पाए जाते हैं। इसको हम राष्ट्रीय बाजार बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वह बाजार है जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी देश विदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले होते हैं, तो ऐसी वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, चीनी, गेहूँ, चाय आदि का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा क्योंकि सोना, चांदी, चीनी, चाय, गेहूँ ये पूरे ही विश्व में पाए जाते हैं। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के आधार पर भी वर्गीकरण दो प्रकार का है। पहला है हमारा सामान्य बाजार, यानी कि सामान्य बाजार वे बाजार होते हैं जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एक ही बाजार में खरीदी और बेची जा रही होती हैं। वो बाजार हमारा सामान्य बाजार कहलाता है। उसी के बाद हम बात करेंगे नमूने बाजार की। नमूना बाजार वह बाजार होता है कुछ वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूने के आधार पर किया जाता है। जैसे जाड़ों के दिनों में ऊन के नमूने, दिवाली के अवसर पर रंग व पेंट्स के शेड कार्ड्स जैसी वस्तुएं नमूने दिखाकर बेची जाती हैं। इसको बोलते हैं नमूने का बाजार, यानी कि सैंपल के द्वारा बाजार का वर्गीकरण। अब आता है समय के आधार पर वर्गीकरण। समय के आधार पर भी वर्गीकरण हमारा 4 प्रकार का है। पहला है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार क्या है? अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जहां कुछ वस्तुओं की पूर्ति इस प्रकार की होती है कि समय की कमी होने के कारण पूर्ति की मांग के अनुसार बदलना संभव नहीं होता। अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। जैसे मछली, बर्फ, दूध आदि का बाजार अति अल्पकालीन बाजार होता है। इसको हम अति अल्पकालीन बाजार कहेंगे। इसका एक उदाहरण यह भी है कि आगरा के एक बाजार में गर्मी के मौसम में प्रतिदिन 15 कुंटल बर्फ की मांग एवं पूर्ति है। किसी दिन अचानक गर्मी बढ़ जाने के कारण बर्फ की मांग बढ़ जाती है तथा उसके अनुरूप समय की कमी के कारण पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती, तो मूल्य पर मांग का ही प्रभाव पड़ता है। ये अति अल्पकालीन का एक उदाहरण है। उसके बाद आता है अल्पकालीन बाजार, यानी कि अल्पकालीन बाजार क्या होता है? जब मांग के अनुसार पूर्ति के समायोजित करने के लिए समय तो होता है लेकिन यह समय अपर्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में पूर्ति बढ़ती जाती है परंतु वह मांग की तुलना में कम रहती है। बाजार की इस स्थिति को हम अल्पकालीन बाजार कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण यह भी है कि यदि बर्फ निर्माताओं को 15 दिन पहले मौसम विभाग से तापक्रम वृद्धि की सूचना मिल जाए तो स्वाभाविक है कि वे अपनी क्षमता का बर्फ बनाने में अदुपयोग करके पूर्ति को मांग के बराबर लाने का प्रयास करेंगे, परंतु यह पाया जाता है कि पूर्ति बढ़ती तो है लेकिन वह मांग से पीछे रह जाती है। यह अल्पकालीन बाजार की स्थिति में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दीर्घकालीन बाजार क्या होते हैं। तो दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें बाजार की कुछ दशाओं का क्रेता और विक्रेता को पूर्व ज्ञान होता है। इन परिस्थितियों में यदि मांग में स्थायी परिवर्तन के संकेत मिले तो उत्पादक निश्चित रूप से पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। उसको हम दीर्घकालीन बाजार बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा अति दीर्घकालीन बाजार क्या है। अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जहां अति दीर्घकालीन बाजार का संबंध 20 या 25 वर्षों या इससे अधिक समय से होता है। इतने समय में नए फैशन आ जाते हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, शिक्षा, यातायात के साधन, लोगों की रुचियां, वैज्ञानिक आविष्कार, साधन आदि में आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं जिनका प्रभाव मांग और पूर्ति पर पड़ता है। यह अति दीर्घकालीन बाजार की अवस्था का घोतक है। उसके बाद वैधानिक आधार पर बाजार का वर्गीकरण। वैधानिक आधार पर भी 2 प्रकार का होता है। पहला है उचित बाजार,
उचित बाजार वह बाजार है जिन बाजारों में क्रेता तथा विक्रेता सरकारी नियमों का पालन करते हैं। वे बाजार उचित बाजार होते हैं जहां पर नियमों का पालन करके वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है, वो हमारा उचित बाजार आता है। इन बाजार में माप तोल के बाट, मूल वस्तुओं के मूल्य, पैकिंग, स्टॉक की मात्रा तथा करों का भुगतान सभी नियमों के अंतर्गत होता है, वो उचित बाजार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा काला बाजार आता है। काला बाजार वह बाजार है जिस बाजार में वस्तुओं की बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें क्रेता और विक्रेता सरकारी नियमों के अतिरिक्त काला बाजारी, चोर बाजारी, जमाखोरी और बेईमानी से खरीदते बेचते पाए जाते हैं। उन वस्तुओं के संबंध में होता है जो बहुत महंगी होती हैं, जिन पर कर अथवा सरकारी शुल्क ज़्यादा होती है, जिनकी पूर्ति मांग से कम होती है, गलत एवं बेईमानी अथवा नियमों का पालन ना करके वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ये काला बाजार कहलाता है। इसी को हम काला बाजार कहते हैं, जहाँ पर बेईमानी से वस्तु को खरीदते बेचते हैं, काला बाजारी करते हैं, ये हमारा काला बाजार होता है। अब हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर भी वर्गीकरण दो प्रकार का है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहां खरीदने और बेचने वाले की संख्या अधिक होती है, यानी कि क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, वो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और संपूर्ण बाजार में वस्तु का केवल एक ही मूल्य होता है, वो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। उसके बाद आता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में केवल बेचने वाले की ही संख्या अधिक होती है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में केवल विक्रेताओं की संख्या ही अधिक होती है। विभिन्न विक्रेताओं की वस्तुओं में थोड़ा अंतर होता है, वो हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ये आपका बाजार का वर्गीकरण हो गया। ये हमने सारे बाजार के वर्गीकरण बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाजार के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है क्रय एवं एकत्रीकरण, यानी कि वस्तु को बेचने के लिए उसको खरीदना व एकत्र करना। यानी कि वर्तमान समय में विक्रेता आवश्यक रूप से उत्पादक नहीं होते, इसलिए व्यापारी वस्तु को बेचने के लिए उत्पादकों से उत्पादन खरीदकर एकत्र करते हैं। क्रय एवं एकत्रीकरण आधुनिक बाजार प्रणाली का मुख्य कार्य है। अब दूसरा पॉइंट हमारा विक्रय आता है। विक्रय का मतलब यानी कि वस्तु को बेचना। विक्रय का बाजार कार्यों में केंद्रीय महत्व है। विक्रय एवं कठिन कार्य एक कला है। विक्रेता इसके लिए विभिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है और अधिक से अधिक क्रेता आकर्षक करना विक्रय का उद्देश्य होता है, यानी कि वो अधिक से अधिक कस्टमर को आकर्षित कर सके, ये बेचने वाले का उद्देश्य होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है यातायात, यानी कि वस्तु को लाना और भेजना वो यातायात के कारण ही संभव हो पाता है। यानी कि वस्तु का उत्पादक स्थान से विक्रय केंद्र तक पहुंचाना या लाना बाजार का परिवहन कार्य है। वस्तु का उत्पादक खेतों एवं कारखानों में किया जाता है, किंतु उसे विक्रय केंद्रों से बेचा जाता है, ये यातायात होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रमापीकरण, यानी कि किसी चीज़ का प्रूफ देना या प्रमाण देना, वो प्रमापीकरण होता है। जैसे वर्तमान समय में विक्रेता वस्तु का प्रमापीकरण करके उत्पादन के रूप, रंग, आकार के द्वारा अपने विक्रय पदार्थ को विभिन्न श्रेणियों में बांटते हैं, इसे प्रमापीकरण कहा जाता है। ये प्रमापीकरण होता है हमारा। उसके बाद आता है वित्त प्रबंध। वित्त प्रबंध का मतलब होता है, वित्त का मतलब होता है पैसा और प्रबंध का मतलब होता है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, यानी कि पैसे को खर्च करने का तरीका, कि कितना खर्च करना है,
कब करना है, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके, उसे हम वित्त प्रबंध कहते हैं। जैसे आधुनिक विपणन व्यवस्था में वित्त प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाजार के विभिन्न कार्य जैसे उत्पादन का क्रय, भंडार, यातायात, विज्ञापन आदि सभी के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और अनेक संस्थाएं बाजार में वित्त उपलब्ध कराती हैं। ये वित्त प्रबंध होता है। उसके बाद हमारा आता है भंडार। भंडार का मतलब होता है कि जो बेचने वाला होता है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सामान को रोक कर रखता है। जैसे कि प्राचीन काल में जब केवल कृषक ही उत्पादक होता था तो कृषि उत्पादन फसल के समय तुरंत ही बेच देता था, लेकिन आज औद्योगिक उत्पादन के बढ़ते प्रभाव के कारण अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं तथा कृषि उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादन का विक्रय तुरंत नहीं होता। विक्रेता उत्पादन को अधिकतम लाभ प्राप्त कराने की दृष्टि से क्रय करने के पश्चात कुछ समय तक रोक कर रखते हैं, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है हमारा विज्ञापन, सूचना या अनुसंधान। विज्ञापन के द्वारा भी वस्तु को खरीदा और बेचा जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में सूचना क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिनका बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज अनेकों सौदे केवल फ़ोन पर ही जाते हैं। बाजार में अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। वर्तमान समय में विक्रेता केवल अपने बाजार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अन्य बाजारों को भी खोज खबर रखता है। ये हमारा विज्ञापन होता है कि विज्ञापन के द्वारा भी हम अपनी वस्तुओं को खरीदते और बेच सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक बाजार समाप्त होता है। धन्यवाद।